हेलो माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित प्रताप। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैंड ऑफ मटेरियल और आज का जो टॉपिक है वो है लीफ स्प्रिंग। चलिए, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था स्प्रिंग का, तो उसमें मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ स्प्रिंग बता दिया था, हेलिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, टॉर्सनल स्प्रिंग, सर्कुलर स्प्रिंग, फ्लैट स्प्रिंग। तो कई सारे स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको क्लासीफाई किया था, जिसमें से हम लोग मैंने बताया था आपको दो ही स्प्रिंग हमको पढ़नी है, हेलिकल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लीफ स्प्रिंग, जिसका एक नाम और है लैमिनेटेड स्प्रिंग। ठीक है, आइए। तो लैमिनेटेड स्प्रिंग में इसका एक और नाम होता है सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग। ओके, तो दी स्प्रिंग आर कॉल्ड सेमी इलेप्टिकल, लीफ और कैरेज स्प्रिंग। यानी कि जो आपका लैमिनेटेड स्प्रिंग है, इसका नाम लीफ स्प्रिंग भी है और इसका नाम सेमी इलेप्टिकल भी है और इसकी का नाम कैरेज स्प्रिंग भी है। ये स्प्रिंग जो यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रक में करते हैं, ट्रेन में करते हैं और ट्रॉली में करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ लीव्स होती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ़ लीव्स, यानी कि ये कई सारी लीव्स आपस में जोड़कर बनाई जाती हैं और बीच में क्या होती है, सेंटर में इसको क्लैम्प कर दिया जाता है। द प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद कर्वेचर इनिशियली एंड एंड्स ऑफ द टॉप प्लेट आर पिन जॉइंटेड टू द चेसिस ऑफ द व्हीकल। यानी कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका सेमी इलेप्टिकल का ही डायग्राम है। ओके, तो ये जो मैं बता रहा था आपको लीफ स्प्रिंग के बारे में, इसको आई बोलते हैं। इन दोनों पोर्शन को क्या बोलते हैं? आई ऑफ द स्प्रिंग। और इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली प्लेट होती है टॉप पे जो होती है, उसको बोलते हैं मास्टर लीफ। इसको बोलते हैं मास्टर लीफ, जो टॉप लगी होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 या 4 पर, यहाँ पर 4 में लीफ स्प्रिंग यूज़ की है। ऐसे यहाँ पर क्या होती है, नंबर ऑफ लीफ्स यहाँ पर कनेक्ट कर दी जाती हैं आपस में। और बीच में यहाँ पर ये सेंटर है ना, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इसको क्लैम्प कर दिया जाएगा। क्लैम्प कर दिया जाता है किस पर? चेसिस पर। जो भी व्हीकल होगी उस व्हीकल के चेसिस पे कर देंगे, या फिर आपका जो ट्रॉली होगी उसकी बॉडी पर क्या करें, इसको यहाँ पर सेंटर में क्लैम्प कर देंगे। ओके, मेनली जो तुम्हारा लीफ स्प्रिंग है वो थ्री टाइप्स की होती हैं। पहली है तुम्हारी फुल इलेप्टिकल, सेकंड है सेमी इलेप्टिकल और थर्ड एंड क्वार्टर इलेप्टिकल। क्वार्टर इलेप्टिकल को हम लोग कैंटिलीवर लैमिनेटेड बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेनली जो हमारे पास लैमिनेटेड स्प्रिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है, फुल इलेप्टिकल, सेमी इलेप्टिकल और क्वार्टर इलेप्टिकल। चलिए, जो हमें डेरिवेशन यहाँ पर समझना है, जो करना है वो सेमी इलेप्टिकल भी करना है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ फुल इलेप्टिकल का शेप कैसा होता है, किस तरीके से होती है। ठीक है, फिर एक एक स्प्रिंग को हम लोग समझते जाएंगे और उसके डेरिवेशंस करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ कि आपका जो फुल इलेप्टिकल स्प्रिंग होती है वो किस तरह से दिखती है, तो वो आप देख लीजिए। देखिए, जैसे ये सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग है, सेम ऐसी होती है, बस क्या होता है, जैसे ये इसका नीचे का पोर्शन इसको ऊपर लगा दीजिए, सेम। मतलब कहने का इस तरीके से, ये आपको ये देख लीजिए। देखिए, जैसे ये नीचे लगी हुई है सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग, इसी के ऊपर क्या कर दिया गया है, एक और लगा दी गई है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये इलेप्टिकल शेप आ रहा है, कुछ इलिप्स टाइप का शेप आ रहा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको फुल इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग। जैसे नीचे है वैसे ऊपर है, सेम। ठीक है, और जो सेकंड टाइप की है सेमी इलेप्टिकल का शेप तो आप जानते हैं, ये सारी किसकी हैं, सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बीच नंबर ऑफ अगर स्प्रिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं और यहाँ पर क्या किया गया है, क्लैम्प कर दिया गया है इन स्प्रिंग को आपस में। और बीच में क्या करते हैं, बीच में सेंट्रल में इसको बॉडी जो भी आपकी चेसिस है व्हीकल की, उसके साथ में इसको बीच में सेंटर में क्लैम्प कर दिया जाता है। और ये जो आपका, इसको आई बोलते हैं, एक पोर्शन ये आई है और एक ये आई है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों, ये यहाँ पर क्या है, ये पिन जॉइंटेड होता है। ठीक है, पिन जॉइंटेड होता है ताकि अगर जब स्प्रिंग एक्सपेंड करे, यानी कि स्प्रिंग में क्या होता है कि इनिशियल यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाता है। यहाँ पर क्या दिया गया है, इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि पहले से ही क्या है, ये कर्व है। ठीक है, जब लोड पड़ेगा तो ये स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो जब स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पहले से ही तो देखो पहले से ये क्या है, कर्व है। अब जब लोड अप्लाई करते जाओगे तो ये सीधा होना शुरू हो जाएगा, ये सीधा होना शुरू हो जाएगा, सीधी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो यानी कि ये जो आपकी लीफ स्प्रिंग है ये पहले से कर्व होती है। ये आपने देखा होगा मैक्सिमम ट्रक्स में ट्रक्स में लगी होती है, नीचे आपने देखा होगा जब लोडेड गाड़ी होती है तो स्प्रिंग क्या होती है, स्ट्रेट हो जाती है, कुछ इस तरीके से हो जाती है। और जब लोड नहीं होता है तो स्प्रिंग क्या होती है, कुछ कर्वेचर में आ जाती है। तो यहाँ पर हम जो पहले देखिए, हमें फुल्ली इलेप्टिकल स्प्रिंग का डेरिवेशन नहीं ड्राइव करना है, क्योंकि उसका डेरिवेशन नहीं आता है। हमेशा सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग का ही डेरिवेशन आता है और उसी का डेरिवेशन पूछा जाता है। ये है कि आप सिंपल उसी कंसेप्ट पर काम कर सकते हैं, जैसे आपका सेमी इलेप्टिकल है वैसे आपकी फुल्ली
इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग है। तो हम यहाँ पर जो डेरिवेशन ड्राइव करने जा रहे हैं वो सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग करने जा रहे हैं। इसका नाम आप जानते हैं, ली स्प्रिंग भी बोलते हैं इसको, लैमिनेटेड स्प्रिंग भी बोलते हैं और साथ में कैरी स्प्रिंग भी बोलते हैं। ओके, तो जो सबसे बड़ी स्प्रिंग लीव होती है जो टॉप पे लगी होती है उसको हम बोलते हैं मास्टर लीव। ये दोनों आई हो गया। और इस पे मान लिया कि जब यहाँ पे बीच में क्या किया होगा, क्लैम्प कर दिया होगा बॉडी के साथ में, तो जो लोड यहाँ पर कितना आ रहा होगा, W। तो अगर यहाँ पर W आ रहा होगा तो यहाँ पर लोड कितना जा रहा होगा, W/2, और यहाँ पर जा रहा होगा W/2। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना लोड है वही लोड यहाँ पर आएगा, तो दोनों लोड ऐड होगा यहाँ पर उतना टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स W/2 अगर लोड यहाँ पर लग रहा था, W/2 यहाँ पर लग रहा था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। ओके, तो इस स्प्रिंग में क्या होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा तो ये स्प्रिंग क्या होने लगी, स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो मैंने माना कि यहाँ पर W/2 लोड लग रहा है, यहाँ पर W/2 लोड लग रहा है, तो बीच में कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। तो ये जस्ट लाइक एक सिंपल सपोर्ट बीम जैसे बिहेव नहीं करेगी। ठीक है, मैंने वहाँ पर बताया था आपको कि सिंपल सपोर्ट बीम में अगर मिड पॉइंट पे लोड अप्लाई किया गया तो वो जो मैक्सिमम मोमेंट कहाँ मिलता है, हमेशा मिड पॉइंट पे मिलता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, WL/4 होती है। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है कि यहाँ पर W/2 हो गया, यहाँ पर W/2 हो गया, तो और बीच में कितना लग रहा है, W लग रहेगा। तो इसका जहाँ पर लोड अप्लाई किया गया वहाँ पर जब मोमेंट फाइंड आउट करोगे तो मैक्सिमम मोमेंट यहीं पर मिलेगा जहाँ पर लोड अप्लाई किया गया है, WL/4। तो मैक्सिमम मोमेंट हमने निकाल लिया WL/4। अब इस मोमेंट को फाइंड करने के बाद यानी कि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा। कितना मिलेगा, WL/4 मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि बीच में क्या है, कई सारी प्लेट्स हैं, तो ये जो WL/4 जो मोमेंट है ये टोटल मोमेंट है, यानी जितनी भी प्लेट्स लगी हुई हैं उन सब पर मोमेंट है। यानी कि अगर मैं एक प्लेट की बात करूँ, एक प्लेट में कितना मोमेंट आ रहा होगा, तो आपको नंबर ऑफ प्लेट्स क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको मालूम चल जाएगा कि एक प्लेट पे मोमेंट कितना आ रहा होगा। क्योंकि प्लेट्स का जो साइज़ है सबका सेम रहेगा। ये हमारा क्या कहते हैं, एजम्पशन है कि जी जो प्लेटें यहाँ पे यूज़ की गई हैं उन सबका जो विड्थ है और जो थिकनेस है, डेप्थ है, वो सबका सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टिंग मूवमेंट अगर हम फाइंड आउट करें सिंगल प्लेट का, ईच प्लेट का, तो देखिए टोटल मूवमेंट कितना था, WL/4 था। टोटल मूवमेंट कितना था, W/4। यानी कि यहाँ पर जो मूवमेंट की वैल्यू आ रही है सेंटर पे, यहाँ पर जो मूवमेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, WL/4 आ रही है। लेकिन ये तो सारी प्लेट्स पर आएंगी ना, तो एक प्लेट के लिए निकालना होगा। यानी कि ये मान लिया कि ये N प्लेट्स लगी हुई हैं, तो N प्लेट्स पे टोटल मूवमेंट कितना आ रहा है, WL/4। तो अगर मैं एक प्लेट का निकालूंगा तो एक प्लेट पे कितना मिलेगा हमको, WL/4/N। मेरी बात समझ, मतलब मेरे कहने का ये है कि ये तुम्हारी प्लेट्स हैं। अरे डायग्राम भी सही नहीं बन रहा। मतलब कि मेरे कहने मतलब ये है कि यहाँ पर अभी सेंटर में क्या कर दिया, क्लैम्प कर जाती है। अभी सेंटर पे जो मोमेंट की वैल्यू मिल रही है कितनी मिल रही है, WL/4 मिल रही है। तो टोटल मोमेंट यानी कि नंबर ऑफ N प्लेट पर जो मोमेंट मिल रहा है, जो आपको टोटल मोमेंट मिल रहा है, नंबर ऑफ N प्लेट पर जो मोमेंट मिल रहा है, टोटल मोमेंट मिल रहा है, टोटल मोमेंट की वैल्यू जो है वो WL/4 है। ठीक है, तो अगर मैं एक प्लेट पे निकालूं, यानी एक प्लेट पे मैं निकालूं कि एक प्लेट पे कितना मोमेंट आएगा, तो WL/4 डिवाइड बाई N हो जाएगा। क्योंकि ये जो आप क्या कहते हैं मोमेंट है वो टोटल प्लेट पे आ रहा है, और मैंने मान लिया कि N प्लेट है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमने निकाल लिया कि एक प्लेट पर मोमेंट की वैल्यू कितनी है। ओके, अब उसके बाद आपको पता है कि जब मैंने आपको बेंडिंग इक्वेशन निकालना सिखाया था तो वहाँ पर मैंने एक डेरिवेशन ड्राइव कराया, सिग्मा B/Y=M/I/2R। तो यहाँ पर जब आपका ये जो स्प्रिंग है, लीव स्प्रिंग, ये बेंड होगी, बेंड तो पहले से ही है, स्ट्रेट हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। ओके, जब यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस आएगा तो इसलिए वही इक्वेशन आप यूज़ करेंगे। तो सिग्मा B=M/I/Y। अब देखो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अब उसके बाद हमने सेमी इलेक्ट्रिकल का डायग्राम एक बार और ड्रॉ कर लिया ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर रहें। डायग्राम आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, और जो प्लेट का विथ है वो मैंने स्मॉल b मान लिया है, t मैंने मान लिया, थिकनेस मान लिया प्लेट का, n क्या होगा नंबर ऑफ प्लेट, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, l क्या होगा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। ठीक है, सिग्मा b क्या है बेंडिंग स्ट्रेस है, e क्या है कांस्टेंट है यंग मॉडुलस। अब देखिए
सिग्मा बी यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है m/i इंटू वाई। अब जहाँ पर आप निकालोगे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू वहाँ का मोमेंट रखना पड़ेगा। अब क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पर आ रहा था, मिड पॉइंट पे आ रहा था, तो मिड पॉइंट वाली वैल्यू पुट करेंगे तो मोमेंट की जगह रखेंगे WL/4 और n। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो आती है वो तो स्ट्रेस निकाल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो मोमेंट की वैल्यू रखेंगे हम लोग WL/4 n रखेंगे, यानी एक प्लेट के लिए रखेंगे, अपॉन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए की वैल्यू क्या होती है, BT/12, उसको बाद में पुट करेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। अब बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू WL/4 n। अब यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी, BT/12 हो जाएगा। भाई देखिए ये जो विथ है, विथ इसके अंदर होगी, वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पर, ये इसके अंदर होगा विथ। और टी क्या हो गया, टी तुम्हारी ये जो थिकनेस है इसको टी बोल दिया गया, तभी बोल रहे हैं BT/12। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई, तो सिग्मा बी यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी मिलेगी, या 12 ऊपर जाएगा तो कैंसिल होगा, 4 से 12 हो जाएगा, 3 ऊपर निकल जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब उसके बाद ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो WL/n BT², यानी कि यहाँ पर तुम्हें क्या मिल जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ओके, यानी कितना बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप हो रहा है ये हमको मालूम चल गया। ओके, इसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस निकलने के बाद हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। ओके, अब आपको पता है, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि यहाँ पर क्या है कि इन स्प्रिंग्स में जो इनिशियल कर्वेचर पहले दे दिया जाता है, तो यहाँ पर जो मैंने लास्ट में पीछे डायग्राम दिखाया था वहाँ पर मैं सेंटर नहीं दिखा पाया था, इसलिए मैंने दोबारा डायग्राम बनाया कि यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया कि सेंटर यहाँ पर इसका यहाँ पर है। और ये अगर स्टेट होता है, यहाँ ये लाइन जा रही होती स्टेट की, मगर स्टेट होता नहीं, क्या होता है, इनिशियल कर्वेचर होता है, तो यानी कि डिफ्लेक्शन पहले से अवेलेबल होता है, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, डेल्टा बोल दे रहा हूँ। यानी कि ये डेल्टा क्या होगा, इसका इनिशियल डिफ्लेक्शन हो गया है। ठीक है, अब आप इसको देखिए, एक ट्रायंगल मिलेगा आपको। देखिए यहाँ से लेकर सेंटर ओ से लेकर यहाँ तक रेडियस RC है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, रेडियस RC हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़े तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, RC माइनस डेल्टा हो जाएगी वैल्यू। ठीक, तो वही मैंने ट्रायंगल का यूज़ यहाँ पर किया हुआ है। डेल्टा क्या है, इनिशियल डिफ्लेक्शन है, RC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने वही ये दिखाया ना टाइम को, ये मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश किया, ये O पॉइंट था, ये आपका I थी यहाँ पर, और यहाँ तक क्या रेडियस, यहाँ तक भी रहेगा, यहाँ तक भी रेडियस था। अब ये कितनी हो जाएगी, RC माइनस डेल्टा हो जाएगा। ये कितना RC, अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस, तो RC का स्क्वायर प्लस RC का स्क्वायर इक्वल RC माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर और प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ, RC का स्क्वायर इक्वल टू RC माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB यूज़ कर लेंगे, तो RC स्क्वायर यहाँ से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस का 2RC डेल्टा L, और ये L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, L²/4 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर माइनस का 2RC इंटू डेल्टा प्लस L²/4। अब डेल्टा स्क्वायर क्या कर दिया हमने, नेगलेक्ट कर दिया। क्यों नेगलेक्ट कर दिया, कि जो आपका इनिशियल डिफ्लेक्शन था उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है लेंथ के कंपेयर में, ठीक है, L के कंपेयर में, ठीक है, या फिर R के कंपेयर में, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया यहाँ पर, डेल्टा स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा कि डेल्टा इक्वल टू निकाल लिया हमने, L²/8 RC आ गया। इसको मैं बोल दिया सेकंड इक्वेशन। अब जो आपकी बेंडिंग इक्वेशन होती है वो आपको बताइए, सिग्मा/y इक्वल टू m/i इक्वल टू कैपिटल E/R। ये हो जाएगा आपका m/i इक्वल टू कैपिटल E/R। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपने बेंडिंग क्वेश्चन नहीं ड्राइव किया हुआ है और नहीं समझा है तो एक काम करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर इस बेंडिंग क्वेश्चन को मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसका वीडियो देख सकते हैं कि बेंडिंग क्वेश्चन को ड्राइव कैसे किया गया है। ओके, तो m/i इक्वल टू कैपिटल E/R का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बेंडिंग क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन, सिग्मा/y इक्वल टू m/i इक्वल टू कैपिटल E/R को। अब m/i इक्वल टू कैपिटल E/R को यहाँ से अगर मैं R की निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यही तुम्हारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि इक्वल हो जाएगा EI/m के। अब इस वैल्यू क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन पुट कर देना है, तो डेल्टा इक्वल टू L²/8 EI/m, ठीक है।
तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी, m इंटू एल स्क्वायर अपॉन ई आई निकल आएगा। अब 1/8 मल्टीप्लाई बाई मूवमेंट की वैल्यू पुट कर दिया मैं WL/4n मल्टीप्लाई हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन ई BT3/12। आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी थी ये आपको पता है, BT3/12। ओके, अब देखो इसीलिए मैंने कहते हैं यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जब एक प्लेट के ले रहे हो तभी तो एक ही प्लेट में जो लगने वाला मोमेंट वही रखोगे, इसीलिए मैं WL/4n रख रहा हूँ। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद निकलेगी जो मिलेगी डेल्टा है कि आपका जो डिफ्लेक्शन था इनिशियल डिफ्लेक्शन 3/8 WL³ अपॉन EN BT³, ये हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर डेल्टा यानी कि इनिशियल डिफ्लेक्शन इक्वल टू 3/8 WL³ अपॉन EN BT³ मिल गया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपका जो लीफ स्प्रिंग में अगर हमको फाइंड आउट करना होगा कि इनिशियल डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी है तो वो आएगी 3/8 WL³ अपॉन EN BT³। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था सेमी इलेक्ट्रिकल का इनिशियल डिफ्लेक्शन निकालने का, कि अगर हमें सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग में हमें ये देखना होगा कि कितने लोड के लिए हमें कितना इनिशियल डिफ्लेक्शन रखना है सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग में, तो वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि हमें लोड की वजह से कितना उस स्प्रिंग में पहले से ही इनिशियल डिफ्लेक्शन रखना होगा। आई थिंक ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, इस डेरिवेशन से हम यही निकाल पाते हैं कि सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग में हमें कितना हमको इनिशियल डिफ्लेक्शन पहले से रखना है। ठीक, इनिशियल डिफ्लेक्शन का मतलब ये आप देख चुके हो डायग्राम में। ठीक, ये पहले से रखना, क्योंकि ये आपने देखा होगा ट्रैक के नीचे पहले से कर्व होती है, जब लोड पड़ता है तो ये स्ट्रेट होना शुरू हो जाती है। ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा सेमी इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसके बाद अगर स्ट्रेन एनर्जी को सॉल्व करूँ, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी को मैं बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्म में लेकर आऊँ, तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसी स्प्रिंग के लिए यानी सेमी इलेक्ट्रिकल के लिए, तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला अगर मैं मोमेंट के टर्म में रखूँ, वैसे तो मैंने बताया था सिग्मा स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ दी बॉडी, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहा हूँ स्प्रिंग का, लीफ स्प्रिंग का, तो यहाँ पर मुझे मोमेंट लेना पड़ेगा। कोई यहाँ पर स्ट्रेस कौन सा आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी का वो होता है मोमेंट का स्क्वायर अपॉन 2I मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ द लीफ, यानी लेंथ ऑफ दी जो भी आपकी लीफ स्प्रिंग है उसकी लेंथ। तो अगर मैं इसको मोमेंट की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँ, तो मोमेंट की वैल्यू को अगर मैं पुट करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं मोमेंट की वैल्यू को पुट करूँगा तो मुझे पता है कि एक प्लेट का मैं मोमेंट रखना होगा, क्योंकि वो तो WL/4 तो आपका टोटल प्लेट का मोमेंट है, यानी कि जितनी भी प्लेट लगी हुई वहाँ पर, तो WL/4n इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1/EI मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ ऑफ द लीफ। अब इसके बाद मोमेंट की वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया, WL/4n को भी अलग रखा 1/2, अब 1/E। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, क्या होती है फॉर्मूला BT³/12, तो 12 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ ऑफ द लीफ, एंड देन W स्क्वायर किया, L स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर किया, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/E, और यहाँ पर 12/BT³ मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ ऑफ द लीफ, और ये जो 12 था और ये 16 था जो किसे कैंसिल कर दिया मैंने 4 से, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, तो क्या बचेगा 3/8 आ जाएगा, क्योंकि 4 और ये 2 यहाँ 4 बाई गया, यहाँ पर 2 4 2 8 हो जाएगा, तो 3/8 W स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर 1/E 1/BT³ मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ ऑफ द लीफ। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने, यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब इसके बाद हमें ऐसा इसको थोड़ा सा कहते हैं सेट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर होल स्क्वायर टर्म में पूरा वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, W स्क्वायर है, L स्क्वायर भी है, N का स्क्वायर भी है, बस ये BT स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए। तो BT स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए तो एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पर BT³ था, यहाँ पर BT³ था, तो मैंने क्या किया, इस T को एक रखा यहाँ पर, T का अगर आप एक रख लोगे T यहाँ, तो BT स्क्वायर अंदर चला गया यहाँ पर। ठीक है, और BT स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा और क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब BT स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, समझिएगा बात को, मुझे होल स्क्वायर बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ BT³ था, BT स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और 3 का होल स्क्वायर चाहिए था तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और ये 8 था तो 2 हटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 टू जा 4 और 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक, ये 2 बाहर चला गया। अब यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 खत्म ऊपर वाला। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर क्या था 4 था, सॉरी मतलब यहाँ पर 8 था, एक 2 बाहर कर लिया तो 2 और 3 6 बन गया। यहाँ पर यहाँ था 4 तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, W का स्क्वायर, L का स्क्वायर, N का स्क्वायर। अब B2 का स्क्वायर चाहिए था तो देखो यहाँ पर था BT क्यूब तो BT स्क्वायर अंदर ले चले गए तो ये बन जाएगा BT स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ओके, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ T बचा और ऊपर क्या बचा BT स्क्वायर, तो वो T और वो T कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर T के पास जो 2 था वो क्या बन गया 1, तो यहाँ बच गया BT अपॉन 6 मल्टीप्लाई टोटल लेंथ ऑफ दी लीफ। ओके, उसके बाद इसके आगे आप आओगे तो क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी थी 3/2 WL अपॉन N BT स्क्वायर, जो हमने स्टार्टिंग में ही ड्राइव कर लिया था कि कितनी जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो हमने निकाल लिया था यहाँ पर 3/2 WL अपॉन N BT स्क्वायर निकाल लिया था। अब इसको दोबारा यूज़ कर लेंगे हम लोग। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये जो फॉर्मूले में ये देखिएगा, ये जो वैल्यू है हमारे पास, जो आपका स्ट्रेन एनर्जी लोग यूज़ कर रहे थे हम लोग, ये जो आपका स्ट्रेन एनर्जी है तो स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू आपको जो ड्राइव होके आया था वो आया था 3/2 WL अपॉन N BT स्क्वायर का होल स्क्वायर BT अपॉन 6 मल्टीप्लाई टोटल लेंथ ऑफ द लीफ आया था। अब बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है 3/2 WL अपॉन N BT स्क्वायर ही तो होता है। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये सिग्मा बी की वैल्यू लिखी हुई है ना, तो सिग्मा बी इक्वल टू 3/2 WL अपॉन N BT स्क्वायर होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा इसको सेट किया था ताकि ये वैल्यू निकल कर आए। अब देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या लिख दिया आपने सिग्मा बी तो सिग्मा बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हो गया सिग्मा बी का होल स्क्वायर अपॉन 6 और यहाँ पर क्या था BT था तो BT वैसे रखा हुआ है BT मल्टीप्लाई टोटल लेंथ ऑफ लीफ। तो यहाँ से जो स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म निकल कर आया किसके लिए, लीफ स्प्रिंग के लिए, सेमी इलेप्टिकल के लिए, लैमिनेटेड के लिए या कैरिज के लिए, सिग्मा बी का होल स्क्वायर अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग। अब देखो ये हो गया B, ये हो गया T और L से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, जो आपकी एक आपकी लीफ थी, एक आपकी जो लीफ होगी उसका वॉल्यूम नहीं निकल आएगा, यानी कि ये जो लेंथ है यहाँ तो कैसे ही प्लेट लगी है, एक प्लेट का यहाँ पर क्या निकल आएगा वॉल्यूम निकल आएगा, तो वही वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग बन जाएगा। यहाँ पर वही वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग लिखा हुआ है BT इंटू लेंथ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है हमें, किस केस के लिए निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी केस का अगर निकालना है किसके लिए, लीफ स्प्रिंग के लिए, तो फॉर्मूला आएगा सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन 6 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग। अगर आपको ये फॉर्मूला समझना है कि स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू मोमेंट का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई टोटल लेंथ ऑफ द लीफ कैसे आया, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, अगर मुझको लगेगा कि आपको नहीं समझ में आ रही है बात कि कैसे निकाला गया है तो मैं इसका भी एक वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, और फिलहाल जिसने बेंडिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो उसको दिक्कत हो रहा होगा, तो बेंडिंग इक्वेशन का लिंक मैं इसमें रख दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये इक्वेशन जो मैंने ड्राइव करवाई थी आप लोगों को, इसका मैं लिंक इसमें डाल दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।